हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एसएससी एमटीएस में एडवर्ब के ऊपर पूछे गए, राइट। तो इससे पहले के जो हमारी वीडियोस हैं जिसमें हमारे एडवर्ब का कॉन्सेप्ट कवर किया है, आप उसको देखिए। उसमें जो भी मैंने रूल्स आपको पढ़ाए हैं उनको समझिए और उसके बाद जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनको करिए। देन उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपको जो रूल्स हैं वो दोबारा रिवाइज आएंगे जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो राइट, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से करने से पहले हम थोड़ा एडवर्ब को दोबारा समझ लेते हैं। अब आपको पता है हमारी टोटल इंग्लिश में कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। इन सब के बारे में आपको ज्ञात है। अब वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई? ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, या फिर मैं ये कहूं नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनमें से एक प्रोनाउन भी है, वो एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा हमारे सेंटेंस के अंदर। अब सब्जेक्ट, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक और आप ये समझिए, सब्जेक्ट और एक हो गया हमारा प्रेडिकेट, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस बताया, जिसके बारे में सेंटेंस जानकारी दे रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। और प्रेडिकेट पार्ट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। तो किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जरूर 2 चीजें मिलेंगी आपको, राइट। अब जिन सब्जेक्ट के अंदर जो एक ही वर्ड से हमारे, जैसे लाइक गो, गो अगर आपने बोले ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो वहां पर मैंने बताया था कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, छुपा हुआ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, राइट। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ एडजेक्टिव से मतलब है। तो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं या नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? हम एडजेक्टिव। अब सब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ स्टेट में होगा या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो एक्शन और स्टेट को जो वर्ड्स मेंशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब कुछ नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट को बताते हैं। अब इन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो होगा हमारा एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। और एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करते हैं। तो एडवर्ब 3 चीजों को क्वालिफाई करेंगे, एक तो खुद को क्वालिफाई करेंगे, एक वर्ब को क्वालिफाई करेंगे और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेंगे। आप इन बात को समझिए, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेंगे। तो एडवर्ब किस किस के लिए आ सकता है किसी भी सेंटेंस के अंदर? या तो वर्ब के लिए आएगा एक, दूसरा एडवर्ब खुद के लिए आएगा, तीसरा एडजेक्टिव के लिए आएगा। अगर किसी नाउन के साथ या किसी ऑब्जेक्ट, जो नाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हुआ है, उसके साथ अगर आपको कहीं भी एडवर्ब दिख जाए तो वो गलत है, राइट, वो गलत है। तो आप उसको कैंसिल करेंगे, वहां पर एरर होगी, क्योंकि एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव या फिर खुद एडवर्ब या किसी वर्ब के लिए आएगा। ये डिग्री ऑफ मैनर, राइट, टाइम, प्लेस और क्वेश्चंस, हाउ, व्हेन और डिग्री ऑफ एक्सटेंट या फिर फ्रीक्वेंसी को, इन सबको बताने के लिए हमारा एडवर्ब यूज होता है, राइट। तो अब हम एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, उसके बाद अगर उसमें जो भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एडवर्ब को, उसको हम समझेंगे। और आपको इससे पहले, ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर से पहले आपको एडवर्ब के सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए एडवर्ब को हम क्यों यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा, एडवर्ब में वेरिएशन देखने को मिलेगा, राइट। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, क्योंकि एडवर्ब कभी कभार हमारा एज अ, अगर हमें कंफ्यूजन होता है कि ये कंजंक्शन है या एज अ एडवर्ब है, तो वहां पर भी ध्यान देना है। एक और मैंने लेक्चर सीरीज लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आप उसको भी कवर करिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखिए, वहां पर हर एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने बताया किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अब हमें इसके अंदर पर्टिकुलरली एडवर्ब और एडवर्ब के अंदर ही एरर देखनी है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। दे सक्सीडेड विदाउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। तो वो सक्सीड हो गए, यानी वो कामयाब हो गए बिना किसी, राइट, हार्डली एनी एफर्ट का मतलब है बिना किसी एफर्ट किए, राइट। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से कोई एफर्ट किया होगा। तो यहाँ पर जो होगा ना ऑप्शन, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, हार्डली विदाउट मेकिंग एफर्ट, हार्डली विदाउट मेकिंग, विद हार्डली मेकिंग, विदाउट मेकिंग हार्डली। तो देखिए, जब भी अगर आप इस तरीके करेंगे तो यहाँ पर आएगा दे सक्सीड, they succeeded, right, without making, succeeded without making hardly any efforts, any effort।
तो ये हमारा सही तरीका होगा, विदाउट मेकिंग हार्डली एनी एफर्ट। सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके की क्रोनोलॉजी में हमें ये लिखना है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, ये जो ना ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, राइट। कभी इसमें एरर पूछ लेता है और कभी पूछ लेता है कि इसमें सही तरीका क्या है। तो अगर आपने पढ़ा हो ठीक से, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्ड का मतलब होता है कठिनाई स्वरूप, राइट। तो दोनों का मतलब समझिए, राइट। हार्डली, अगर आप किसी काम को हार्डली करते हो, राइट, हार्डली का मतलब है उस काम को ना के बराबर करना, और किसी काम को बहुत मेहनत से करना यानी हार्ड वर्क से करना, राइट। तो या किसी चीज को कठिनाई, अगर किसी चीज को कठिन लग रहा है आपको खत्म करना तो हम हार्ड यूज करते हैं। हार्डली का सेंस हो जाता है नेगेटिव। हार्डली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, यानी ना के बराबर। अगर हम किसी चीज को लेकर बात करें, सेल्डम जिसे आप कहते हैं, सेल्डम, हार्डली, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हार्डली नहीं होगा, यहाँ पर होगा ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर इसको सही वर्ड यूज करें, डाई हार्ड। तो टू हार्ड, मच हार्डली, ये गलत हो जाएंगे। नो इम्प्रूवमेंट, ये भी क्यों गलत है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है जो चीज नजदीक आ रहा हो उसको हम बोलते हैं अप्रोचिंग। तो जॉन क्या कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसके जो एग्जाम्स है बहुत जल्दी से आ रहे हैं। तो अब एग्जाम्स आते हैं तो आप भी मेहनत करना शुरू कर देते हो, या बहुत मेहनत करते हो, या हार्ड वर्क करते हो, या फिर ना के बराबर मेहनत करते हो। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, राइट। वर्किंग हार्ड हो गया, एडवर्ब हो गया, और वेरी क्या हो गया, इस दोबारा हार्ड को क्वालिफाई करने के लिए हो गया, राइट। जॉन इज वर्किंग हार्ड और वेरी हार्ड, ये इस दोबारा हार्ड को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो हार्डली नहीं होगा। हार्डली का मैंने अभी बताया नेगेटिव मीनिंग ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत मेहनत से, यानी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसीलिए वहां पर हार्ड होगा। हिज सन, अब देखिए हार्डली पे एसएससी में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, मोस्टली हार्डली के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हार्डली पे ही इतने ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि हार्डली सही है या हार्ड सही है, कहाँ पर हार्ड का यूज होगा, कहाँ पर हार्डली का यूज होगा, ये हमें समझना है, राइट। तो इस जो हमारे लेक्चर में हमने इसमें हार्डली को ही कवर करा है। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, तो उसका जो बेटा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, या बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तो वेरी हार्डली नहीं होगा, वेरी हार्ड होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नाइट यू रिटर्न लेटली। तो अब बोल रहे कि पिछली रात आप देरी से आए थे। तो लास्ट नाइट, अब यू रिटर्न, अब रिटर्न है, अब रिटर्न क्या है, हमारी वर्ब है। इस वर्ब को लेटली क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो लेटली नहीं होगा, लेट होगा। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, देर से आए, राइट। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा लेट। सी में एरर थी। ओल्ड, मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट करने के लिए मिलेगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, सी में एरर होगी, हार्डली नहीं होगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी जो आपकी पुरानी आदतें होती हैं उनसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी उनको खत्म करके नई आदतें शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब यही होता है, राइट। नाउ he studied so hardly he was sure of passing, right। तो वो उसने बहुत मेहनत करी और वो पास होने वाला था या हो रहा था। तो he studied so hardly, देखिए so किसको क्वालिफाई कर रहा है, हार्डली को क्वालिफाई कर रहा है। तो स्टडीड के लिए भी हार्डली आ गया, हार्डली के लिए सो आ गया, और आपको पता है हार्डली नहीं होगा, he studied hard, उसने मेहनत से पढ़ाई करी, राइट, बहुत मेहनत से पढ़ाई की। It is the duty of every citizen to do his utmost to defend the hardly won freedom of the country. तो ये हर एक की ड्यूटी होती है, हर एक सिटीजन की ड्यूटी होती है, to do his utmost, क्या करना, अपनी कंट्री के जो फ्रीडम है, जो हमने मुश्किल से फ्रीडम प्राप्त करी, हार्डली वॉन फ्रीडम का मतलब है जो मेहनत से हमें जो फ्रीडम मिली है उसको डिफेंड करके रखना। तो हार्डली वॉन फ्रीडम नहीं होगा, हार्ड वॉन फ्रीडम होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो 8th क्वेश्चन है, यहाँ पर हार्ड वॉन फ्रीडम होगा, राइट, राइट। तो इसका एक और तरीका होता है, यहाँ पर आपको मैं करवा देता हूँ, ही स्टडीड सो हार्ड। अब देखिए इसमें आपने यहाँ पर हार्डली की जगह हार्ड कर दिया। यहाँ पर एक और चीज करिए, यहाँ पर दैट आएगा। अब दैट समझिए क्यों आएगा, इसके पीछे का रीजन है, ही स्टडीड सो हार्ड। एक सेंटेंस हमारा यहीं खत्म हो गया, ही वॉज श्योर पासिंग। अगर आप देख रहे हो ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, ये क्लॉज बन गया।
ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, ये भी एक क्लॉज बन गया। तो दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, तो ये कंजंक्शन दैट है। दैट क्या कर रहा है, दैट रिलेशन बता रहा है, इसने मेहनत करी और उसके बाद उसको पास हो रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक और कंजंक्शन आएगा दैट। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखें बी पार्ट को, तो ये होगा सो हार्ड दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। After toiling very hardly over a long period of time, he found that people recognized him as a successful person. तो बहुत लंबे समय तक उसने मेहनत करी और उसके बाद में उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया एज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो अ वेरी हार्डली नहीं, वेरी हार्ड, आफ्टर टोलिंग वेरी हार्ड, राइट। तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप टिक करेंगे। इन स्पाइट ऑफ टोलिंग वेरी हार्डली he realized that he had not earned anything substantial. Substantial का मतलब होता है something which is in enough in quantity, कुछ जरूरत भर क्वांटिटी में हो, या फिर substantial का मतलब यही होता है enough होता है, राइट। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, अगेन इसमें hardly नहीं होगा, very hard होगा, very hard। in spite of, ये preposition हो गया हमारा, in spite of tolling very hard he realized that he had not earned anything substantial, right? Now question number 11. When I was in the bus, I hit the pickpocket very hardly on the face. तो वो बोल रहा है कि जब वो बस में था तो उसने किसको चोट पहुंचाया, उसको किसने उसको हिट किया, पिक पॉकेट, यानी पिक पॉकेट यानी जो चोर था, जो पॉकेट चुराता है या पॉकेट मार लेता है, उसकी बात हो रही है। वेरी हार्डली ऑन द फेस, तो उसने उसको वेरी हार्ड ऑन द फेस, राइट। तो इसमें सही जो आंसर होगा वेरी हार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। He firstly searched my bag and secondly he asked me to open my briefcase. तो क्या बोल रहा है, पहले उसने मेरे बैग को सर्च किया और दूसरा उसने मुझको क्या बोला कि आप अपना ब्रीफकेस ओपन करें। तो he firstly searched नहीं होगा, he first searched my bag, पहले उसने बैग सर्च किया, एंड सेकेंडली बाद में दोबारा उसने क्या करा, he asked me to open my briefcase, राइट। फर्स्ट होगा, तो राइट इसमें क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। राइट, तो he firstly searched my bag and secondly he asked me to open my briefcase। तो यहाँ पर फर्स्टली नहीं होगा, यहाँ पर होगा फर्स्ट। सो हेयर यहाँ पर फर्स्टली नहीं होगा, फर्स्ट होगा। सर्च्ड माई बैग एंड सेकेंडली ही आस्क्ड मी टू ओपन माई ब्रीफकेस। तो ए पार्ट में एरर है, इसको हम करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। आई हैव टू यूजुअली रीच द ऑफिस बाय 9:30 AM। तो आई हैव टू, अब देखिए आई हैव टू यूजुअली रीच, आई हैव टू रीच, अब क्या है यहाँ पर आई हैव टू रीच, रीच के लिए आया है, और रीच कैसा है, यूजुअली रीच, राइट। और कहाँ पर जा रहा है ये, ऑफिस, तो हैव टू रीच आएगा, राइट, टू रीच। इस रीच के लिए हमने एक यहाँ पर एडवर्ब लगा दिया यूजुअली, राइट, मैनर को शो कर रहा है, तो नो एरर। क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट। नाउ Dhundiraj has been writing that essay for 2 hours but he still has not finished। तो जो धुंधीराज है वो ऐसे लिख रहा है कब से, राइट। Dhundiraj has been writing that essay for 2 hours, तो 2 घंटे से वो उस ऐसे को लिख रहा है, but still has not finished। तो he has still not finished होगा, he has still not finished होगा, राइट। तो still यहाँ पर आएगा और हैश इधर चला जाएगा, he has still not finished, तो उसने अभी तक उसे खत्म नहीं किया है। तो डी पार्ट में एरर है, तो इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे आप, इसके ऑर्डर में एरर है, तो डी इज द राइट आंसर। फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स देन यूज देम। तो क्या बोल रहा है, पहले तो आपको फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, पहले तो आप उन वर्ड्स के बारे में सोचो, देन उसके बाद उसे यूज करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वर्ड्स बोल दो। तो फर्स्टली नहीं, फर्स्ट यू शुड, पहले तो आप सोचो वर्ड्स के बारे में, उनके मीनिंग के बारे में सोचो, देन यूज करो। तो फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही होगा, फर्स्टली गलत हो जाएगा, तो ए पार्ट में एरर है, वो हमने करेक्ट कर दिया। नाउ फ्रॉम बैंगलोर रेलवे स्टेशन आई वेंट डायरेक्टली टू मिस्टर बहान एट जयानगर। फ्रॉम बैंगलोर रेलवे स्टेशन से वो कहाँ गया, वो गया था डायरेक्टली किसके यहाँ पर, मिस्टर बहान एट जयानगर। तो आई वेंट डायरेक्टली नहीं होगा, आई वेंट डायरेक्ट,
मैं सीधा कहाँ गया, आई वेंट डायरेक्ट टू मिस्टर भान एट जयनगर, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा आई वेंट डायरेक्ट, राइट, नॉट डायरेक्टली होगा, राइट। नाउ 17, द क्लर्क्स इन दिस ऑफिस वर्क हार्डली। तो जो क्लर्क हैं वो इस ऑफिस में किस तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो वर्क हार्डली होगा या वर्क हार्ड होगा, तो द क्लर्क्स इन दिस ऑफिस इज वर्क हार्डली नहीं होगा, वर्क हार्ड होगा, राइट। नाउ सी में आ रही थी, ही कम्स ऑफन टू अवर हाउस, तो उसके आने की बात कर रहे हैं, राइट, उसके आने की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो, राइट, ही कम्स ऑफन टू अवर हाउस, तो ही ऑफन कम्स होगा या ही कम ऑफन होगा, तो देखिए कम तो नहीं होगा, कम्स होगा, जस्ट बिकॉज कम्स क्यों होगा, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर। अगर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी। तो जहां भी आपको कम दिख रहा है पहले तो उसको काटिए, राइट, पहले उसको काटिए, कम कहां पर है, राइट। नो इंप्रूवमेंट अभी इसमें हम कह नहीं सकते, तो बी और डी को हमें चेक करना है। तो ही ऑफन कम्स होता है, राइट, ही ऑफन कम्स, तो ऑफन पहले आएगा, कम्स बाद में आएगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी। तो फिलहाल रिसेंटली, फिलहाल में उसने क्या करा, अपने आप को इंश्योर्ड करा किसी मेडिकल क्लेम पॉलिसी से, राइट। तो हमें इस पार्ट को ऑर्डर को चेक करना है, ऑप्शन है हमारे पास, ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड फॉर, रिसेंटली ही इंश्योर्ड फॉर, ही इंश्योर्ड रिसेंटली। तो देखिए अब ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में भी और पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो ही हैड इंश्योर्ड तो आएगा, तो राइट, ही हैड इंश्योर्ड तो आएगा, रिसेंटली हट जाएगा यहाँ से, ही रिसेंटली इंश्योर्ड, यहाँ पर भी हैड नहीं है, तो हैड तो होगा, तो अब या फिर नो इंप्रूवमेंट होगा या पार्ट ए होगा। तो जब भी आप लिखेंगे ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड, ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि यही आंसर क्यों होगा, आप समझिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद एडवर्ब आता है, राइट। ये हमारा एक जनरल मेथड होता है लिखने का, जो हमने एडवर्ब के लेक्चर्स में भी पढ़ा है, और उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल वर्ब, या फिर जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, या इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड, और मेन वर्ब क्या हो गया, इंश्योर्ड, राइट, इंश्योर्ड फॉर अ मेडिकल पॉलिसी। तो एडवर्ब क्या हो गया, रिसेंटली, तो ये जो इंश्योर्ड किया है इसने, तो फिलहाल ही में किया है, तो इसीलिए रिसेंटली यहाँ पर राइट आंसर है। नाउ द फूड टेस्ट्स डिलीशियसली, तो जो फूड का जो टेस्ट है वो कैसा लगा, वो डिलीशियसली लगा, तो डेलिकेसी नहीं होता है, डेलिकेसी नहीं होता है, फूड कभी डेलिकेसी नहीं होगा, बैडली नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो फूड टेस्ट डिलीशियसली। अब देखिए टेस्ट क्या है हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो थोड़ा वर्ब के बारे में भी आप समझ लीजिए। वर्ब दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्यों बोल रहा हूँ या ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे समझिए, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है हमारा डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव के दो ऑब्जेक्ट हो गए, और डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव का एक ऑब्जेक्ट हो गया, डाई ट्रांजिटिव के दो ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। सी ऑब्जेक्ट 1 होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट 2 होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बेनिफिशियरी होता है या रिसिप्टेंट होता है, या किसी का, वो किसी चीज को रिसीव्ड करेगा, वो किसी ऑब्जेक्ट को रिसीव्ड करेगा, या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट को, उससे उसको बेनिफिट होगा, राइट। ही रिसीव्ड अ लेटर, अब देखिए ही रिसीव्ड अ लेटर, उसको एक एक लेटर मिला, राइट। राम राइट्स अ लेटर, अब देखिए राम राइट्स अ लेटर टू श्याम, या फिर राम राइट्स अ लेटर टू दिस। तो जब हम दो तरीके के वर्ड्स वर्ब्स लिखते हैं तो एक बेनिफिशियरी होता है, राइट। राम गिफ्टेड अ डॉल मोहन, या फिर राम गिफ्टेड मोहन अ डॉल, तो राम ने गिफ्ट किया मोहन को एक डॉल, तो राम गिफ्टेड मोहन अ डॉल। तो मोहन क्या है यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है किसका, डॉल का। और डॉल क्या है, डॉल ने गिफ्ट वर्ब को डायरेक्टली रिसीव करा, वो गिफ्ट किसको दिया होगा, गिफ्ट क्या दिया है, गिफ्ट डॉल दिया, तो गिफ्ट के एक्शन को किसने रिसीव करा, डॉल ने। तो उस तरीके को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बेनिफिशियरी रिसिप्टेंट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जैसे टेस्ट हो गया, लुक्स हो गया, इनके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, या फिर अगर आपको कोई नाउन मिल रहा है लाइक ही इज अ डॉक्टर, तो आ डॉक्टर हमारा नाउन हो गया, डॉक्टर हमारा नाउन हो गया। ये होता है हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होते हैं ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट के पूरक होते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, एडिशनल डिस्क्रिप्शन देते हैं, राइट। ये उस वर्ब के वो नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव समझ लीजिए, एडजेक्टिव यानी ये किसकी विशेषता बताएंगे, ये अपने सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे। तो यहाँ पर डिलीशियसली जो लिखा हुआ है ना, ये एक एडवर्ब के रूप में दिया हुआ है, लेकिन जो टेस्ट्स है, अगर ये जो टेस्ट्स की बात करो तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आपने एडवर्ब लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि फूड की विशेषता बता रहा है, फूड कैसा है, फूड डिलीशियस है। तो यहाँ पर डिलीशियसली नहीं होगा, यहाँ पर डिलीशियस होगा, तो बी इज द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा डिलीशियस। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स स्मार्टली। क्या ये सही वर्ड है, बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि लुक्स क्या है, लुक्स हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा दिख रहा है, तो वो स्मार्टली थोड़ी ना, स्मार्टली तो हमारा एडवर्ब हो गया, राइट। ही लुक्स स्मार्ट, राइट, वो स्मार्ट दिख रहा है। तो यहां पर ये जो है स्मार्ट एडजेक्टिव है ही के लिए, ही हमारा प्रोनाउन है या एज अ सब्जेक्ट हमने सेंटेंस में यूज करा है। तो इन्हीं छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है कि जो हमारी वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, या फिर उसके बाद हमारा, अगर देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं एक ऑर्डर दे देता हूँ, ये हो गया हमारा एक सब नाउन, नाउन के बाद ये हो गया मेरे पास एक एडजेक्टिव, ये हो गया मेरे पास एक एडवर्ब, और यहां पर मैंने लिख दिया ए एन द, कुछ भी लिख दिया, राइट। अगर आपने नाउन क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई या एडजेक्टिव कर रहा है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई या एडवर्ब कर रहा है, अगर आपने एडजेक्टिव को दोबारा किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाई करा दिया, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। या फिर आपने यहाँ पर एडजेक्टिव दे दिया और यहाँ पर आपने एडवर्ब दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सही तरीका होगा पहले नाउन के साथ होगा एडजेक्टिव। तो इन ऑर्डर्स को भी आपको ध्यान देना है। अगर वर्ब को आपने किसी एडजेक्टिव के साथ क्वालिफाई करा दिया, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब आएगा, यहाँ पर कायदे से एडवर्ब आएगा, राइट। अगर किसी एडवर्ब के साथ आपने एडजेक्टिव दे दिया, सपोज आपने एडवर्ब को किसी एडजेक्टिव के साथ क्वालिफाई करा दिया एडजेक्टिव के साथ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब आएगा, वही इसका राइट कॉम्बिनेशन होगा। तो ये हमारे सिंपल से बेसिक से ग्रामर के रूल हैं। और देखिए हार्डली और हार्ड पे ही और लाइक एसएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। बाकी अगर कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपको जो एडवर्ब के ऊपर हमने लेक्चर लिया है, थ्योरी लेक्चर है हमारा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसको प्रैक्टिस करने के बाद जितना भी हो सके उसके रूल्स को एक ब्लैंक पेज पे लिखिए। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लीजिए और जितने भी रूल्स हैं उन सबको नोट डाउन कर लीजिए उस पर। तो रूल आपको सारे नोट डाउन हो गए, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस किए उनको प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। अगर एमटीएस का आपका एग्जाम है तो आप सीएचएसएल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थोड़ा सा एक अपने आप को लेवल राइज करिए, और सीपीओ का प्री का क्वेश्चन करिए और सीजीएल के भी प्री के क्वेश्चन करिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एमटीएस का लेवल यहाँ है और आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी, तो इजीली आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो इंग्लिश में थोड़ा सा अपने आप को एक लेवल ऊपर रख के तैयार करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपको लास्ट तक कॉन्सेप्ट रहना और एक्यूरेसी रहना। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर आपने 25 में से अगर आपने 22 या 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो पूरे के पूरे ठीक होने चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम टॉपिक वाइज स्पॉटिंग द एरर्स कर रहे हैं, जब हम मिक्सचर करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स का तब कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप कौन किस में एरर है, क्या एरर है। तो टॉपिक वाइज एरर डिटेक्शन में ये हो जाता है कि आपको एक टॉपिक पे अच्छे से कमांड हो जानी चाहिए। जब आप सारे टॉपिक्स को समझ लेंगे कि वर्ब में कैसे एरर फाइंड करते हैं, एडजेक्टिव में किस तरीके की एरर आ रही है, नाउन में, प्रोनाउन में और कंजंक्शन में, इनमें टॉपिक में किस तरीके की एरर आ रही है, जब आप ये काम कर लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। जब आपके पास मिक्स्ड एरर के क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे।
तो प्रैक्टिस अपनी हो सके तो ज़्यादा करिए, जितना ज़्यादा आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे स्कोर। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आप अपने पुराने क्वेश्चंस थ्योरी पार्ट को जाइए, पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उससे आपको और भी ज़्यादा जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, थ्योरी और डिटेल्ड होगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।